मेरी आंखों के सामने दो रास्ते रखे गए। एक तरफ 30 बिलियन युआन की पूरी दौलत, दूसरी तरफ हर महीने मिलने वाला सिर्फ 1500 युआन का अलाउंस बिना एक सेकंड सोचे। मैंने दूसरी ऑप्शन चुन ली। कमरे में मौजूद हर इंसान को लगा जैसे मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उन्हें क्या पता, मैं पहले ही एक जिंदगी जी चुका हूं और उस जिंदगी ने मुझे सिखा दिया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पिछली जिंदगी में मैंने लालच चुना था, 30 बिलियन युआन की पूरी इनहेरिटेंस मेरे नाम हुई। उस वक्त मुझे लगा था अब मेरी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं होगी। लेकिन असली नाइटमेयर तो उसके बाद शुरू हुआ। मेरा रूममेट लिन फैन बड़ी चालाकी से मेरे फैमिली ट्रस्ट तक पहुंच गया। उसने पूरे क्लास को अवचंग ले जाकर राजा की तरह पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। लग्जरी होटल, एक्सपेंसिव शॉपिंग, कसीनो पार्टी, जो सामने आया उस पर पैसा बहता चला गया। 30 बिलियन युआन जैसी दौलत भी उसकी हवस के सामने टिक नहीं पाई। कुछ ही समय में हमारा फैमिली बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी जिस एम्पायर को खड़ा किया था उसे अपनी आंखों के सामने टूटते देखा, और वही सदमा उनकी जान ले गया। एक पल में मैंने अपना पैसा भी खो दिया, अपना घर भी और अपने पिता भी। उस दिन पहली बार समझ आया, कभी कभी भरोसा सबसे महंगी गलती बन जाता है। मैं इंसाफ मांगने लिन फैन के पास पहुंचा, लेकिन वह मेरे सामने आने की बजाय मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे छिप गया। चेहरे पर मासूमियत ऐसी जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बेगुनाह वही हो। उसने बड़ी आसानी से कहा, लू त्यान, तुम्हारे घर के बर्बाद होने में मेरा क्या कसूर? अपनी नाकामी का इल्जाम मुझ पर मत डालो। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे जोर से धक्का मार दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं बची थी। उसने गुस्से में कहा, लू त्यान, पैसे तो तुमने खुद बर्बाद किए। तुम्हें गैम्बलिंग की लत थी, अब शर्म भी नहीं बची जो लिन फैन पर इल्जाम लगा रहे हो। उस पल मेरे दिल से ज्यादा मेरी उम्मीद टूटी। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही बिना सच जाने मेरे खिलाफ खड़ी थी। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने फैसला किया कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखूंगा। सच सामने आएगा और हर गुनहगार की असली शक्ल दुनिया देखेगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही हमारे क्लास मॉनिटर जिया हाउ की कार सीधे मुझ पर चढ़ गई। मेरी हर हड्डी टूटती चली गई। दर्द इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और सबसे दर्दनाक बात, मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। पूरी क्लास मेरी गर्लफ्रेंड, सबने मिलकर एक ही झूठ बोला कि मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था ताकि पैसे ऐंठ सकूं। वाह, जब झूठ बोलने वाले ज्यादा हों तो सच बोलने वाले की आवाज खुद ही दब जाती है। धीरे धीरे मेरी सांसें रुक गईं और सब कुछ अंधेरे में खो गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन मुझे इनहेरिटेंस चुननी थी। मेरे सामने फिर वही क्लासरूम था, वही चेहरे, वही लोग और वही धोखेबाज। इतने में लिन फैन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेजुएशन से पहले चलो, ओचंग घूमने चलते हैं, पूरा खर्चा मेरी तरफ से। उसकी आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। टूटी हुई हड्डियों का दर्द जैसे फिर से जिंदा हो उठा। क्लास खुशी से चिल्लाने लगी। सब उसे दिल खोलकर तारीफें देने लगे। कोई उसे सबसे बड़ा अमीर बता रहा था तो कोई सबसे बड़ा दिल वाला। लेकिन मुझे पता था यह दरिया दिली नहीं, एक बहुत बड़ी चाल की शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद किसी ने कसीनो जाने की बात छेड़ दी। सभी के चेहरे एक्साइटमेंट से चमक उठे। लिन फैन ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे मेरे पास आ गया। उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कोई शिकारी जाल बिछाने से पहले देता है। उसने आराम से कहा, भाई, लू त्यान, सुना है तुम्हारे परिवार का ऑनचिंग कैसीनो में वीआईपी स्टेटस है। अपना वीआईपी कार्ड मुझे दे दो, पूरी क्लास को भी टॉप सर्विस मिल जाएगी। उसकी बात सुनते ही मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था मेरी पिछली जिंदगी की हर बर्बादी इसी एक मासूम दिखने वाली रिक्वेस्ट से शुरू हुई थी। मैंने बिना कुछ बोले अपना स्कूल बैग उठाया, धीरे से हाथ अंदर डाला और मेरी उंगलियां उस ठंडे सुनहरे वीआईपी कार्ड से टकराईं। इस बार मैंने उसे पहले से भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर यह कार्ड मेरे हाथ से निकला तो मेरी पूरी जिंदगी फिर उसी अंधेरे में चली जाएगी। मैं चुप रहा, और मेरी यही चुप्पी देखकर लिन फैन मुस्कुरा दिया। वह आराम से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई लू त्यान, बस थोड़ी देर के लिए सबको दे दो। ऐसा भी क्या है, तुम्हारा कुछ कम तो नहीं हो जाएगा? मैंने उसकी तरफ बिना मुस्कुराए देखा और शांत आवाज में कहा, सॉरी, ये कार्ड मेरे पिता का है, मैं इसे किसी को भी ऐसे नहीं दे सकता। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। वह बोला, वैसे भी आगे चलकर पूरी कंपनी तुम्हारी ही होने वाली है। इतना अपना पराया क्यों कर रहे हो? क्या फैमिली में भी इतना हिसाब रखा जाता है? उसकी बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। जिस इंसान की नजर शुरुआत से ही दूसरे की दौलत पर हो, वह फैमिली की बात करे तो थोड़ा अजीब लगता है। मैं जवाब देने ही वाला था, तभी लियू रोयान अचानक मेरी तरफ बढ़ी। उसने बिना पूछे मेरा स्कूल बैग छीन लिया और एक झटके में सारा सामान फर्श पर गिरा दिया। अगले ही पल उसने मेरा वीआईपी कार्ड उठाया और सीधे लिन फैन के हाथ में रख दिया।
देखो, यही तो है, वीआईपी कार्ड। इतनी सी बात के लिए मना कर रहे थे, ले लो और आराम से इस्तेमाल करो। लिन फैन ने कार्ड लेते हुए जानबूझकर उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, रुयान, पूरी क्लास में अगर कोई समझदार है तो सिर्फ तुम हो भाई। लू तियान, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ सीखना चाहिए। उन दोनों की आंखों में जो समझदारी थी उसे दुनिया एक नाम देती है, मतलब निकलते ही रिश्ते बदल जाना। इतने में लिन फैन की नजर फर्श पर पड़े एक गेम कंसोल पर गई। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो लेटेस्ट गेम कंसोल है, मैं इसे खरीदने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं मिला ही नहीं। बस इतना सुनना था लियू रुयान। फिर झुक गई। उसने बिना मुझसे पूछे मेरा गेम कंसोल उठाया और हंसते हुए लिन फैन की तरफ बढ़ा दिया। लो, ये भी रख लो। वैसे भी लुतियान अब इससे बोर हो चुका है। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। सच कहूं, उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि वह मेरी चीजें बांट रही थी, बल्कि इस बात पर आया कि उसे यह हक किसने दिया। मैंने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर उसके हाथ से गेम कंसोल छीन लिया, फिर लिन फैन के हाथ से वीआईपी कार्ड वापस ले लिया और बिल्कुल साफ आवाज में कहा, सॉरी, इन दोनों चीजों में से एक भी किसी को नहीं मिलेगी। यह सुनते ही लियू रोयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीखते हुए बोली, लू तियान, तुम इतने कंजूस कब से हो गए? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मेरे अंदर जमा हुआ सारा गुस्सा बाहर निकल आया। कंजूस। मैं अगले ही पल पूरे क्लासरूम में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। उसका चेहरा एक तरफ घूम गया और पूरी क्लास कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सच में उसे थप्पड़ मार दिया। वह कांपती आवाज में बोली, लू त्यान, तुमने मुझे मारा। मैंने अपने हाथ को हल्का सा झटका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह थप्पड़ तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं था, यह तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाने के लिए था। मेरी चीजें मेरी इजाजत के बिना किसी और को देने का हक तुम्हें किसने दिया? मेरी बात खत्म होते ही पूरा क्लासरूम शोर से भर गया। सब एक साथ मेरे खिलाफ बोलने लगे। लू तियान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या सिर्फ एक गेम कंसोल ही तो था, इतनी सी बात पर हाथ उठा दिया, अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया। क्या सिर्फ अमीर होने की वजह से खुद को सबसे बड़ा समझने लगे हो? लिन फैन तुरंत आगे बढ़ा और लियू रुयान को सहारा देकर खड़ा किया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह मेरी तरफ घूरते हुए बोला, भाई, लू तियान, रुयान ने जो किया वह पूरी क्लास के लिए किया। तुम्हारा यह रवैया आखिर है किस बात का? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। आराम से नीचे झुका, फर्श पर बिखरा अपना सामान उठाने लगा। फिर वीआईपी कार्ड वापस अपनी जेब में रखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मेरा जवाब शुरू से साफ है, मैं ये कार्ड किसी को नहीं दूंगा। कभी कभी इंसान जितना शांत होता है, सामने वाले को उतनी ही ज्यादा जलन होती है। शायद इसलिए क्योंकि उसे लड़ाई चाहिए होती है और उसे सामने सिर्फ सन्नाटा मिलता है। मेरी बात सुनते ही लियू रोयान ने झटके से लिन फैन का हाथ छुड़ा दिया। वह तेज कदमों से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अगर तुम कार्ड नहीं दोगे तो अभी इसी वक्त इसे लिन फैन को वापस करो और हम सबसे माफी मांगो, वरना आज से हमारा रिश्ता खत्म। मुझे इतना घटिया और छोटी सोच वाला बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। वापस कर दूं? मैं अपनी ही चीज वापस किसे करूं? ये कार्ड शुरू से मेरा था, या फिर कहूं मेरे पिता का था, और अब भी हमारा ही है। फिर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अगर ब्रेकअप करना है तो कर लो, वैसे भी मेरा काफी पैसा बच जाएगा। ब्रेकअप के बाद बार बार गिफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे अभी आग निकल पड़ेगी। वह चीखकर बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ हूं? तुम्हारे पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैंने बस एक भौं ऊपर उठाई और उसकी कलाई की तरफ देखा, जहां पिछले हफ्ते दिया हुआ कार्टियर वॉच चमक रहा था। अगर सच में मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं, तो पहले वो वॉच वापस कर दो। बस इतना सुनना था, उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसने घबराकर अपनी कलाई छिपा ली, जैसे अचानक उसे याद आ गया हो। कुछ बातें बोलना आसान होता है, लेकिन उन्हें साबित करना बहुत मुश्किल। पूरी क्लास की नजर अब उसकी वॉच पर थी। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा रहे थे। कुछ के चेहरे पर अजीब सी झिझक थी। सच जब सामने आता है तो सबसे पहले आवाज नहीं, चेहरे बदलते हैं। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं चला। हमारा क्लास मॉनिटर जिया हाओ अचानक गुस्से में खड़ा हो गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और ऊंची आवाज में बोला, लूतियान, तुम बहुत स्वार्थी इंसान हो। लिन फैन इतनी अच्छी नीयत से सबको ए ओचंग घुमाने ले जा रहा है और तुमसे एक कार्ड तक नहीं दिया जा रहा। क्या तुम कभी अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचते हो? उसकी बात खत्म होते ही बाकी क्लास भी फिर मेरे खिलाफ बोलने लगी। बिल्कुल वही आवाजें, वही इल्जाम, वही चेहरे। सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरी पिछली जिंदगी में हुआ था। एक ने कहा,
तुम हमेशा खुद को बहुत अच्छा इंसान दिखाते हो, लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया। दूसरा बोला, इतना अमीर होकर भी दिल इतना छोटा। सच में शर्म आनी चाहिए। मैंने पूरे क्लासरूम पर एक नजर डाली। इनमें से हर चेहरा मुझे अच्छी तरह याद था। कोर्ट में भी यही लोग खड़े थे, यही लोग जिन्होंने मेरी मौत के बाद एक साथ मिलकर झूठ बोला था, यही लोग जिन्होंने मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। और आज हिस्ट्री खुद को दोहराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार मैं वही लूतियान नहीं था। मैंने लिन फैन की तरफ देखा और बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, ओ चंग, जाने का आइडिया मेरा नहीं, लिन फैन का था। ट्रिप वही स्पॉन्सर कर रहा है, तो जो भी चाहिए उसी से मांगो, मुझसे नहीं। मेरे शब्द पूरे क्लासरूम में गूंज गए। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय लिन फैन फिर एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वही नकली मुस्कान थी जिसके पीछे हमेशा कोई ना कोई चाल छिपी रहती थी। वह बोला, अगर हम तुम्हारा वीआईपी कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो कैसीनो में जितना भी खर्च होगा उसका फायदा तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारा वीआईपी लेवल और ऊपर चला जाएगा। देखा जाए तो फायदा तुम्हारा ही है, सबके लिए। विन विन सिचुएशन। वाह, जब किसी को दूसरे की चीज चाहिए होती है तो वह उसे एहसान की तरह पेश करना भी सीख जाता है। उसकी बात खत्म होते ही लियू रुयान फिर उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर पहले जो लड़की थप्पड़ खाकर दर्द से तड़प रही थी, अब उसके चेहरे पर दर्द का नाम तक नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोली, लिन फैन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। लू तियान तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा है, फिर भी तुम उसी का फायदा सोच रहे हो। मैं उन्हें कुछ पल तक देखता रहा, फिर धीरे से अपना वॉलेट निकाला, उसमें से एक कार्ड बाहर निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। अगर इतनी ही जल्दी है तो लो, ये कार्ड ले जाओ। इतना सुनते ही लिन फैन की आंखें चमक उठीं। उसे लगा आखिरकार उसकी चाल काम कर गई। वह जल्दी से कार्ड पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी पल मैंने अपनी कलाई घुमा दी और कार्ड का सामने वाला हिस्सा उसकी तरफ कर दिया। वह वीआईपी कार्ड नहीं था, वो मेरा स्कूल मील कार्ड था। कुछ सेकंड के लिए पूरा क्लासरूम बिल्कुल शांत हो गया। फिर लिन फैन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मजाक? वो तो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। पहले इमोशन का ड्रामा, फिर फ्रेंडशिप का नाम, अब पूरी क्लास का दबाव। इसे मजाक नहीं, मॉरल ब्लैकमेल कहते हैं। मैंने मील कार्ड अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। बस यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभ गई। अचानक लियो रुयान ने टीचर की टेबल से चौक बॉक्स उठाया और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दिया। वह गुस्से में चीख रही थी, लूतियान, मैं कितनी अंधी थी जो कभी तुम्हें डेट किया। मैंने हल्का सा शरीर एक तरफ झुका लिया। चौक बॉक्स मेरे पास से निकल गया और पूरा चौक फर्श पर बिखर गया। सफेद धूल पूरे क्लासरूम में फैल गई। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अब यह बहस नहीं रही, यह सीधी दुश्मनी बन चुकी थी। लिन फैन ने देखा कि मैं किसी भी हालत में वीआईपी कार्ड नहीं देने वाला। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने चुपचाप आसपास खड़े कुछ लड़कों की तरफ देखा। बस एक इशारा और 4-5 लड़के धीरे धीरे मुझे घेरने लगे। देखकर साफ समझ आ रहा था, यह सब पहले से तैयार था। लिन फैन ने धीमी आवाज में कहा, लो, त्यान, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं, सीधा लालच दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी हंसी छोड़ी। सिर्फ एक कार्ड के लिए इतना नीचे गिर जाओगे? या फिर कार्ड उधार नहीं मिला तो अब छीनने का प्लान है? मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल नहीं घबराया। उल्टा मुस्कुराकर बोला, छीनना नहीं, हम तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ही पल मेरी पीठ पर किसी ने जोर से धक्का मारा। मैं लड़खड़ाता हुआ सामने रखी डेस्क से टकरा गया। मेरा स्कूल बैग जमीन पर गिर पड़ा। उससे पहले कि मैं संभल पाता, कुछ लड़कों ने मेरे टेक्स्ट बुक्स को लात मारकर दूर फेंक दिया और तभी एक लड़के ने जानबूझकर मेरे गेम कंसोल पर पैर रख दिया। कड़क की आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी। मैं गुस्से में तुरंत खड़ा हुआ, लेकिन किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखकर मुझे फिर नीचे दबा दिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। अरे लू त्यान, इतना भी क्या कंजूस बनना, हम सब क्लासमेट्स हैं। एक कार्ड ही तो मांगा है, इतनी सी बात पर इतना ड्रामा क्यों? लिन फैन की मुस्कान अचानक गायब हो गई। अगले ही पल उसने सीधे मेरी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी नजर सिर्फ उस वीआईपी कार्ड पर थी, लेकिन इस बार मैं पहले वाला लू त्यान नहीं था। उसका हाथ मेरी जेब तक पहुंचता उससे पहले ही मैंने उसकी कलाई पर जोर से हाथ मारा। उसका हाथ झटके से पीछे हट गया। मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, दूर हटो। बस इतना सुनना था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह झटके से आगे बढ़ा और मेरी कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों में अब लालच नहीं, सीधी गुंडागर्दी दिखाई दे रही थी। वह दांत भींचकर बोला, इज्जत से मांग रहा था, अब जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। कभी कभी इंसान की असली औकात तब सामने आती है जब उसे पहली बार ना सुनने को मिलती है। पूरी क्लास ये सब देख रही थी, लेकिन किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की।
उल्टा सब लोग शोर मचाने लगे, मारो इसे, इतना घमंड किस बात का है? अमीर है तो क्या हुआ, एक बेकार से कार्ड के लिए इतना ड्रामा। उनकी आवाजें सुनकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यही लोग पिछली जिंदगी में भी सच के खिलाफ खड़े हुए थे और आज भी वही कर रहे थे। लिन फैन ने देखा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, तो उसने बिना चेतावनी दिए सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का चला दिया। लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने हल्का सा सिर घुमाया और उसका पंच हवा में निकल गया। उसी पल मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और पूरी ताकत से मोड़ दी। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर लड़खड़ाता हुआ पीछे चला गया। क्लास के चेहरों पर पहली बार शौक दिखाई दिया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं जवाब भी दे सकता हूं। ल्यू रुयान गुस्से में चीख उठी, लू तियान, तुमने लिन फैन पर हाथ कैसे उठाया? वह पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी, सीधे मेरे चेहरे पर नाखून मारने की कोशिश की। मैंने बिना हिचकिचाए उसे जोर से पीछे धक्का दिया। वह संतुलन खोकर पीछे हट गई। मैंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और बिना एक सेकंड गंवाए पुलिस को कॉल लगा दी। ऑफिसर, मैं रेमिन यूनिवर्सिटी की टीचिंग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर हूं। कुछ लोग मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी तोड़ दी गई है और मुझ पर हमला किया गया है। मेरी बात पूरी होते ही लियो रोयान का चेहरा उड़ गया। वह घबराकर मेरी तरफ दौड़ी। क्या तुम पागल हो गए हो? उसने झटके से मेरा फोन छीना और पूरी ताकत से खिड़की के बाहर फेंक दिया। फोन नीचे गिरते ही टूटने की आवाज आई। पूरा क्लासरूम एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। शायद सबको लगा अब पुलिस तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी, लेकिन किस्मत इस बार मेरे साथ थी। कुछ ही पल बाद एक पुलिस ऑफिसर क्लासरूम के अंदर आया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और गंभीर आवाज में पूछा, पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बिना डरे अपना हाथ उठा दिया। उन्होंने मेरी चीजें लूटने की कोशिश की, मेरा गेम कंसोल तोड़ दिया और मेरा फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऑफिसर ने फर्श पर बिखरा सामान देखा, टूटा हुआ गेम कंसोल देखा, फिर खिड़की के बाहर पड़े टूटे फोन की तरफ नजर डाली। उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, यह सब हुआ कैसे? इतना सुनते ही लिन फैन का चेहरा पल भर में बदल गया। जो इंसान कुछ मिनट पहले गुंडों की तरह पेश आ रहा था, अब वही सबसे मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो बोला, ऑफिसर, यह सब एक गलतफहमी है। हम तो बस क्लासमेट्स के बीच मजाक कर रहे थे। ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी, लेकिन उससे पहले कि वे कुछ कहते, लियो रोयान भी जल्दी से बोल पड़ी, हाँ ऑफिसर, हम लोग बस फन कर रहे थे। इतनी सी बात पर इन्होंने पुलिस बुला ली। अगले ही पल पूरी क्लास एक साथ बोलने लगी, हाँ ऑफिसर, ये सिर्फ मजाक था, कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने उन सबकी तरफ देखा। एक एक चेहरा, एक एक आवाज, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी पिछली जिंदगी में कोर्ट के अंदर हुआ था। उस दिन भी इन लोगों ने झूठ बोला था। पुलिस ऑफिसर ने पूरी क्लास की तरफ देखा, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा, तुम लोग इसे मजाक कहते हो? किसी का फोन तोड़ना, उसकी प्रॉपर्टी खराब करना और उस पर हमला करना, क्या यही मजाक है पूरा? क्लासरूम फिर से शांत हो गया। इस बार किसी के पास जवाब नहीं था। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। काउंसलर लाओ चांग जल्दी से अंदर आए। उन्होंने कमरे का हाल देखा, पुलिस को देखा, फर्श पर बिखरा सामान देखा और फिर गुस्से से बोले, यहां आखिर हो क्या रहा है? ऑफिसर ने उन्हें पूरी बात संक्षेप में बता दी। जैसे ही लाओ चांग ने सब सुना, उनकी नजर सीधे लिन फैन पर जाकर रुकी। उन्होंने गुस्से में कहा, फिर से तुम, लगता है मुसीबत तुम्हारा पीछा नहीं करती, तुम खुद मुसीबत के पीछे भागते हो। लिन फैन तुरंत सफाई देने लगा, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आई। टूटा हुआ गेम कंसोल, टूटा हुआ फोन, पूरे क्लासरूम की हालत सबूत इतने साफ थे कि झूठ बोलने की कोई जगह ही नहीं बची। कभी कभी किस्मत भी इंसाफ करती है, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में फैसला हुआ। लिन फैन और लियो रोयान दोनों को मेरे टूटे हुए फोन और गेम कंसोल की पूरी भरपाई करनी पड़ी और पूरी क्लास के सामने माफी भी मांगनी पड़ी। उन दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उनकी सबसे बड़ी जीत छीन ली हो। ऑफिस से बाहर निकलते ही लियो रोयान मेरे पास आई। उसने धीमी आवाज में कहा, लू तियान, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें इसका बदला जरूर दूंगी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मेरी मुस्कान देखकर वह और ज्यादा चिढ़ गई। उसे शायद समझ नहीं आ रहा था, जिस इंसान को वह तोड़ना चाहती थी वह पहले से ही एक बार मर चुका था। अब उसे डराना आसान नहीं था। मैं वापस डॉर्मेट्री पहुंचा, अपना सामान पैक करने लगा। तभी मेरी नजर कमरे पर गई। अलमारी खुली हुई थी, बैग की जिप बदली हुई थी, कुछ सामान इधर उधर पड़ा था। साफ पता चल रहा था मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने मेरी चीजें टटोली थीं। मैंने जल्दी से सब कुछ चेक किया, लेकिन हैरानी की बात, कुछ भी गायब नहीं था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि मुझे लगा शायद किसी ने सिर्फ जिज्ञासा में ऐसा किया होगा। स्कूल से बाहर निकलते ही एक काली में बैक आकर मेरे सामने रुकी। उसकी चमक देखकर आसपास खड़े लोग भी मुड़कर देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और हमारे घर के स्टुअर्ड वांग बाहर निकले। उन्होंने जल्दी से कहा, यंग मास्टर, मास्टर ने आपको तुरंत घर बुलाया है। बहुत जरूरी बात है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उन्होंने मुझे कार में बैठा दिया। पूरे रास्ते कार के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे पता था अब वही पल आने वाला है जिसने मेरी पिछली जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रात को घर पहुंचते ही पिता पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे 2 डॉक्यूमेंट्स मेरी तरफ सरका दिए। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन फैसला बहुत बड़ा था। लू, तियान, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। 30 बिलियन युआन पहले ही तुम्हारे जूरिच बैंक कार्ड में जमा किए जा चुके हैं। बस इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो और पूरा फैमिली बिजनेस संभाल लो, या फिर हर महीने सिर्फ 1500 युआन का अलाउंस चुन लो। कमरे में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अगर यह मेरी पहली जिंदगी होती तो शायद मैं बिना सोचे पहली फाइल उठा लेता, लेकिन इस बार मेरे हाथ सीधे दूसरी फाइल की तरफ बढ़े। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के 1500 युआन वाले डॉक्यूमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। मेरे साइन करते ही पिता अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर साफ हैरानी थी। उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने उनकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी बहुत छोटा हूं, दुनिया का ज्यादा अनुभव भी नहीं है। इतने बड़े 30 बिलियन युआन की जिम्मेदारी अभी नहीं संभाल सकता। और वैसे भी आप अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुछ साल और सीख लूंगा, फिर फैमिली बिजनेस संभाल लूंगा। मेरी बात सुनकर पिता काफी देर तक मुझे देखते रहे, जैसे पहली बार मुझे समझने की कोशिश कर रहे हों। आखिर उन्होंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोले, अगर यही तुम्हारा अंतिम फैसला है तो याद रखना, आज के बाद हर महीने तुम्हें सिर्फ 1500 युआन मिलेंगे। उसके अलावा एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। हाँ, मैं अपने फैसले पर पूरी तरह यकीन रखता हूं। पिता कुछ पल तक मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, लाओ वांग, अभी इसी वक्त लू तियान का जुरिक बैंक कार्ड फ्रीज कर दो। आज से इस कार्ड में रखा 30 बिलियन युआन इसका नहीं रहा। स्टुअर्ड वांग ने बिना कुछ पूछे सिर झुका दिया और तुरंत आदेश पूरा करने चले गए। अगले दिन सुबह मैंने अपनी जेब से 2 बैंक कार्ड निकाले, वही नकली कार्ड जिन्हें पिछली जिंदगी में लिन फैन असली कार्ड से बदल गया था। मैंने बिना एक पल सोचे दोनों कार्ड कूड़ेदान में फेंक दिए। इस बार उसे मेरी जिंदगी के साथ खेलना इतना आसान नहीं होने वाला था। थोड़ी देर बाद मैं भी आओचंग कैसीनो की तरफ निकल पड़ा। मुझे पता था पूरी क्लास वहीं होगी, और इस बार मैं मेहमान बनकर नहीं, तमाशा देखने आया था। कैसीनो के मेन एंट्रेंस पर पहुंचते ही लॉबी मैनेजर ने मुझे दूर से पहचान लिया। वो लगभग दौड़ता हुआ मेरे पास आया। यंग मास्टर लू, आज आप अकेले? मैंने मुस्कुराकर कहा, सुना है मेरे कुछ क्लासमेट्स यहां आए हैं, बस उन्हें देखने चला आया। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया। हां, आज सुबह कुछ यंग स्टूडेंट्स आए थे। अगर पता होता कि वे आपके क्लासमेट्स हैं तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर देता। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, बस मुझे बता दो वे लोग कहां हैं। मैनेजर मुस्कुराया, फिर चुपके से 10 चिप्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। यंग मास्टर, पहले थोड़ा एंजॉय कीजिए, ये मेरी तरफ से। मैंने चिप्स हाथ में लिए, उन्हें हल्का सा उछाला। हर चिप की कीमत 1 लाख युआन थी। कुछ लोगों के लिए इतना पैसा पूरी जिंदगी की कमाई होता है, और यहां सिर्फ एक चिप पर रखा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया और वीआईपी हॉल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, लिन फैन की टेबल पर बैठे एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ गई। अरे देखो कौन आया है, हमारा यंग मास्टर। आखिरकार अक्ल आ ही गई। अगर पहले ही वीआईपी कार्ड दे देते तो आज इतनी बेइज्जती नहीं होती। अब खुद हमारे पीछे पीछे चले आए। क्या हुआ? मन बदल गया। पूरी टेबल पर हंसी गूंजने लगी। कोई बोला, भाई फैन को ब्रदर बोल दो, वह तुम्हारा भी इंतजाम कर देगा। दूसरा हंसते हुए बोला, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां देखकर जलन हो रही होगी। अब समझ आया किसके साथ रहना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। आराम से जाकर बगल वाली टेबल पर बैठ गया।
डीलर कार्ड्स बांटने ही वाला था कि अचानक लिन फैन अपनी चेयर को पीछे धकेलता हुआ मेरी तरफ चला आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। एक बार ब्रदर फैन बोल दो, आज की रात यादगार बना दूंगा। उसने हंसते हुए चिप्स का एक बड़ा स्टैक मेरी टेबल पर फेंक दिया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठे लोग भी हमारी तरफ देखने लगे। उसी समय कैसीनो मैनेजर जल्दी जल्दी हमारी तरफ आने लगा। शायद उसे लगा कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है, लेकिन मैंने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर अपनी उंगली से उन चिप्स को धीरे से उसकी तरफ सरका दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, लिन फैन, तुम जानते हो कैसीनो में कारपेट क्यों बिछे होते हैं? वह कुछ पल मुझे घूरता रहा, फिर बोला, क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, ताकि जब हारने वाले लोगों के घुटने जवाब दे जाएं और उन्हें घुटनों के बल गिरना पड़े तो उनके घुटनों को ज्यादा चोट न लगे। मेरी बात खत्म होते ही पूरा वीआईपी हॉल एकदम शांत हो गया। शैंपेन लेकर हंसने वाले लोग भी चुप हो गए। डीलर ने भी कार्ड्स बांटना रोक दिया। हर नजर सिर्फ लिन फैन पर टिक गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल नहीं, काला पड़ चुका था। वीआईपी हॉल के अंदर का माहौल किसी मूवी से कम नहीं था। क्रिस्टल शैंडलियर्स की रोशनी पूरे हॉल को दिन की तरह चमका रही थी। शैंपेन के ग्लासेस से झाग धीरे धीरे नीचे बह रहा था। चारों तरफ हंसी, शोर और पैसों की खनक गूंज रही थी। मैंने अपनी उंगलियों के बीच एक चिप घुमाई। उस पर पड़ती रोशनी उसकी चमक को और ठंडी बना रही थी। लेकिन मेरी नजर सामने नहीं, बगल वाली टेबल पर थी, जहां मेरी पूरी क्लास बैठी हुई थी। अचानक वहां से एक साथ कई लोगों की निराश आवाजें आने लगी। अरे फिर हार गए? नहीं यार, ये कैसे हो गया? उनके सामने चिप्स का जो पहाड़ कुछ देर पहले लगा हुआ था, अब वह धीरे धीरे गायब हो रहा था, इतनी तेजी से कि फर्क आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव ने गुस्से में मुट्ठी मेज पर दे मारी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अब तक काफी पैसा डूब चुका है। यही तो कैसीनो की सबसे खतरनाक बात होती है। जब इंसान हारता है तो उसे लगता है अगली बाजी में सब वापस जीत लेगा, और इसी उम्मीद में सब कुछ हार बैठता है। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरी टेबल पर रखी सिर्फ 10 चिप्स देखकर हंस पड़ी। उसने प्यार से लिन फैन का हाथ पकड़ लिया और बोली, अफैन, एक काम करो, लू तियांग के साथ थोड़ा खेल लो। जानबूझकर कुछ चिप्स से जिता देना, ताकि बेचारा थोड़ा और देर तक हमारे साथ बैठ सके। लिन फैन बिना कुछ बोले उठा और सीधे मेरी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खेलोगे? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, ब्लैक जैक, सीधा और आसान खेल। वो हंस पड़ा, राउंड राउंड खेलना बहुत स्लो है, सीधे ऑल इन खेलते हैं, एक ही बाजी में फैसला। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 10 चिप्स आगे सरका दी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लिन फैन ने भी हंसते हुए अपनी सारी चिप्स आगे धकेल दी। दोनों तरफ का दाव अब टेबल के बीचों बीच रखा था। माहौल अचानक गंभीर हो गया। डीलर ने कार्ड्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल मेरी नजर एक छोटी सी हरकत पर पड़ी। लिन फैन ने बड़ी सफाई से एक कार्ड डीलर की हथेली में सरका दिया, इतनी सफाई से कि आसपास बैठे किसी और ने उसे देखा तक नहीं। मैंने सब कुछ साफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। डीलर ने कार्ड्स बांटना शुरू किया। 2 कार्ड्स लिन फैन के सामने, 2 कार्ड्स मेरे सामने। लिन फैन का पहला खुला कार्ड एस ऑफ स्पेड्स था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, इतनी हल्की कि शायद कोई और नोटिस भी न करे। लेकिन मैं समझ गया यह मुस्कान किस बात की थी, क्योंकि उसे पहले से पता था कौन सा कार्ड आने वाला है। उसने दूसरा कार्ड पलटा, किंग ऑफ स्पेड्स, परफेक्ट 21। पूरी टेबल पर एक साथ शोर मच गया। वाह, ब्लैक जैक,
कमाल की किस्मत है। लेकिन मैं अब भी बिल्कुल शांत बैठा था। मेरे सामने रखे दोनों कार्ड्स अब तक उल्टे पड़े थे। मैंने उन्हें देखने की भी कोशिश नहीं की। लिन फैन हंसते हुए बोला, क्या हुआ? देखोगे भी नहीं? मैंने उसकी तरफ बिना देखे सिर्फ एक शब्द कहा, हिट। डीलर ने तीसरा कार्ड मेरे सामने रख दिया। मैंने फिर भी उसे नहीं देखा। पूरा वीआईपी हॉल अब मेरी तरफ देख रहा था। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, ये आखिर कर क्या रहा है? लिन फैन आधा हंसते हुए और आधा चिढ़ते हुए बोला, लू तियान, तुम्हारा दिमाग ठीक है। लगातार 2 बार हिट। तुम्हें बस्ट होने का डर नहीं लग रहा। ये ब्लैक जैक है, कोई बच्चों का गेम नहीं। जितने ज्यादा कार्ड्स लोगे उतनी जल्दी हारोगे। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी। मैंने फिर वही एक शब्द कहा, हिट। डीलर का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर सामने बैठे मैनेजर की तरफ। मैनेजर के माथे पर भी पसीना दिखाई देने लगा। आसपास बैठे लोग धीरे धीरे हंसने लगे। कोई बोला, ये पागल हो गया है, लगातार 3 बार हिट। इसे पहले गेम के रूल समझाओ, वरना बेचारा सब हार जाएगा। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ लिन फैन पर थी। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, अब कार्ड्स खोलते हैं, और इस बार अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि ये बाजी मैं जीतने वाला हूं। मेरी बात सुनकर लिन फैन जोर से हंसा। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। उसने बिना किसी डर के अपने कार्ड्स पलट दिए। एस ऑफ स्पेड्स, किंग ऑफ स्पेड्स, परफेक्ट 21। पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठी। वाह, ब्लैक जैक। इससे बेहतर हैंड नहीं हो सकती। लोग पहले ही उसे विनर मान चुके थे। कोई बोला, लू तियान, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कोई और बोला, हारने के बाद हमारा क्लासमेट मत कहना। बेइज्जती करवा दी। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। फिर धीरे धीरे अपने कार्ड्स पलटने शुरू किए। पहला कार्ड 2, दूसरा कार्ड 2, तीसरा कार्ड 2, फिर 3, और आखिरी कार्ड 3. कुछ सेकंड तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहा। किसी को समझ ही नहीं आया अभी हुआ क्या है। फिर अचानक डीलर की आंखें फैल गई। उसने अविश्वास से मेरे कार्ड्स दोबारा देखे। ये सिर्फ 12 पॉइंट्स नहीं थे, ये 5 कार्ड चार्ली था। ब्लैक जैक के इस रूल के हिसाब से अगर प्लेयर बस्ट हुए बिना 5 कार्ड्स ले ले तो वह साधारण 21 से भी ऊपर माना जाता है, यानी मेरी सबसे छोटी दिखने वाली हैंड लिन फैन की परफेक्ट 21 पर भारी पड़ चुकी थी। पूरा वीआईपी हॉल एक साथ सन्न रह गया। अभी कुछ पल पहले जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने उनकी पूरी दुनिया उलट दी हो। अभी कुछ देर पहले तो कह रहे थे, ये जीत पक्की है, अब क्या हुआ? लिन फैन का चेहरा एक पल में उतर गया। वह गुस्से से कांपने लगा। नहीं, ये नामुमकिन है। इसने चीट किया है, ये हो ही नहीं सकता। उसने गुस्से में लियू रुयान को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ाकर पीछे हट गई। फिर दोनों हाथ टेबल पर रखकर दहाड़ा। यह फ्रॉड है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी सच बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सामने वाले की घबराहट सब कुछ बता देती है। उसी समय कैसीनो मैनेजर मुस्कुराते हुए आगे आया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। उसने विनम्र आवाज में कहा, मिस्टर लिन, आपका कुल गैम्बलिंग डेट अब 980 मिलियन युआन हो चुका है। इतनी बड़ी राशि होने की वजह से पहले आपको पूरा बकाया चुकाना होगा, उसके बाद ही आप आगे खेल सकते हैं। बस इतना सुनना था। पूरा हॉल फिर से खामोश हो गया। इस बार हंसी किसी के चेहरे पर नहीं थी। शैंपेन का ग्लास लियू रुयान के हाथ से छूट गया। कांच के टुकड़े मार्बल फ्लोर पर बिखर गए।
उसकी आवाज पूरे वीआईपी हॉल में गूंज उठी। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम पैसे नहीं दे सकते? लिन फैन भी गुस्से में अपनी चेयर को लात मारकर खड़ा हो गया। उसने अपने हम्स वॉलेट से एक सुनहरे उभरे हुए डिजाइन वाला वीआईपी कार्ड निकाला और पूरे रौब के साथ टेबल पर पटक दिया। ध्यान से देखो, मैं यहां का वीआईपी हूं। मेरे पास 5 बिलियन युआन की क्रेडिट लिमिट है। उसके चेहरे पर फिर वही घमंड लौट आया। उसे पूरा भरोसा था अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मैनेजर ने बिना जल्दबाजी किए एक ट्वीजर से वह कार्ड उठाया। उसने कार्ड को ध्यान से देखा, फिर अचानक मेरी तरफ मुड़ा और सबके सामने हल्का सा झुक गया। जानबूझकर उसने अपनी आवाज ऊंची रखी। मिस्टर लू, ये वही वीआईपी कार्ड है जो आपके पिता ने 3 साल पहले यहां बनवाया था। कैसीनो के रूल्स के हिसाब से यह कार्ड सिर्फ इमीडिएट फैमिली इस्तेमाल कर सकती है, बाकी किसी भी इंसान को इसे इस्तेमाल करने से पहले 500 मिलियन युआन का डिपॉजिट देना पड़ता है। मैनेजर ने तुरंत मेरी बात आगे बढ़ाई। शुरुआत में हमें लगा था आप लोग मिस्टर लू के दोस्त होंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है, मिस्टर लू के दोस्त तुम जैसे लोग नहीं हो सकते। यह सुनते ही पूरी क्लास फिर से भड़क उठी, जैसे गलती उनकी नहीं, मेरी हो। लू तियान, तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? सिर्फ इसलिए कि लिन फैन तुम्हें साथ लेकर नहीं आया। तुम अपने ही क्लासमेट्स को पहचानने से इनकार कर रहे हो। दूसरा बोला, सच में इतना एटीट्यूड किसी में नहीं देखा। मैंने उनकी तरफ देखकर बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मेरे कोई ऐसे क्लासमेट्स नहीं हो सकते जो मेरी परमिशन के बिना मेरा वीआईपी कार्ड चुराकर कैसीनो घूमने आ जाए। लियू रुयान ने गुस्से में वो गोल्ड कार्ड उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। सिर्फ एक वीआईपी कार्ड ही तो है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर उसने लिन फैन की तरफ मुड़कर कहा, अफैन, बिल भर दो, उसके बाद आराम से एंजॉय करेंगे। लिन फैन ने भी सीना चौड़ा कर लिया। उसे लगा अब वो सबके सामने अपनी दौलत दिखाएगा। मैनेजर ने पॉस मशीन उसके सामने रखी, फिर लेजर खोलकर शांत आवाज में बोला, मिस्टर लिन, इस समय आपका कुल बकाया 1 बिलियन 480 मिलियन युआन हो चुका है। कैसीनो के रूल्स के अनुसार इतनी बड़ी राशि का पेमेंट पहले करना होगा। मैनेजर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लिन फैन अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में घबराहट भी थी और दिखावा भी। अगले ही पल उसने अपने कोट की अंदर वाली पॉकेट में हाथ डाला और एक टाइटेनियम गोल्ड बैंक कार्ड निकालकर पूरे जोर से गैम्बलिंग टेबल पर पटक दिया। कार्ड पर बना जुरिक बैंक का लोगो रोशनी में हल्की नीली चमक बिखेर रहा था। लिन फैन की उंगलियां उस कार्ड पर बने सुनहरे उभरे हुए अक्षरों को सहला रही थी। उसके चेहरे पर फिर वही आत्मविश्वास लौट आया। पूरा वीआईपी हॉल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। कुछ पल पहले जहां हंसी और शोर गूंज रहा था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। हर किसी की नजर उस जुरिक बैंक कार्ड पर टिकी हुई थी। लिन फैन पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। मैनेजर ने कार्ड उठाया, उसे पॉस मशीन में स्वाइप किया। पूरे हॉल में सिर्फ एक छोटी सी बीप की आवाज गूंजी। फिर स्क्रीन पर रिजल्ट आया, पेमेंट डिक्लाइंड। मैनेजर ने शांत आवाज में इतना ही कहा, ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो गई। बस इतना सुनना था। लिन फैन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने गुस्से में पॉस मशीन छीनी और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दी। मशीन के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये मशीन खराब है, नई मशीन लाओ अभी। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैनेजर ने बिना कोई रिएक्शन दिए सिर्फ हल्का सा हाथ हिलाया। पास खड़ा वेटर पहले से ही एक नई पॉस मशीन लेकर तैयार था। नई मशीन टेबल पर रखी गई। कार्ड दोबारा स्वाइप हुआ। पूरा हॉल फिर से उसी बीप का इंतजार करने लगा। बीप।
कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर वही रिजल्ट, पेमेंट डिक्लाइंड। इस बार लिन फैन के चेहरे से आखिरी मुस्कान भी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और सीधे बैंक कस्टमर केयर पर कॉल लगा दिया। पूरे हॉल में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसकी धीमी बातचीत सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे सामने से जवाब मिलते गए, उसका चेहरा और ज्यादा बदरंग होता चला गया। आखिर उसने कॉल काट दी, धीरे से सिर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, लू तियान, तुमने फैमिली बिजनेस इनहेरिट क्यों नहीं किया? मैंने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाया, फिर कंधे उचकाकर कहा, मुझे लगा मैं अभी इतना काबिल नहीं हूं। 30 बिलियन युआन जैसी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं। और वैसे भी अगर मैं इनहेरिट नहीं करता तो फ्रीज मेरे कार्ड होते हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने जानबूझकर कुछ पल रुककर उसकी तरफ देखा, फिर हैरान बनने की एक्टिंग करते हुए पूछा, 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी फैमिली बिजनेस इनहेरिट नहीं किया और तुम्हारा कार्ड भी फ्रीज हो गया? मेरी बात सुनते ही लिन फैन का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी उसके चेहरे से ज्यादा जोर से बोल रही थी। पूरी क्लास अब पहली बार उसे शक की नजरों से देखने लगी। कुछ लोग धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। अभी तक जिसे सबसे अमीर समझ रहे थे, क्या वह सच में उतना अमीर था भी, या सिर्फ दिखावा कर रहा था? लियू रुयान ने माहौल संभालने की कोशिश की। वह जल्दी से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। वो बोली, लू तियान, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। अगर तुम फैमिली बिजनेस नहीं लोगे तो आगे चलकर खर्चा कैसे चलाओगे? एक काम करो, घर वापस जाओ, अपने डैड से माफी मांग लो और बिजनेस संभाल लो। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंसा, फिर आराम से सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मेरे खर्चे वैसे भी बहुत कम हैं। हर महीने मिलने वाले 1500 युआन मेरे लिए काफी हैं। लिन फैन अब पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। उसने कांपती उंगली मेरी तरफ उठाई और गुस्से से चिल्लाया, लू तियान, तुमने ये सब पहले से प्लान किया था। तुम्हें पहले से पता था कि कार्ड्स फ्रीज होने वाले हैं। तुमने जानबूझकर हमारे लिए जाल बिछाया। मैंने उसकी बात पूरी होने तक कुछ नहीं कहा, फिर बस हल्की सी मुस्कान दी। आखिरकार उसे सच समझ आ ही गया, लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास के चेहरों पर भी समझ आने लगा कि आखिर हुआ क्या है। जो लोग अभी तक मेरे खिलाफ खड़े थे, अब उनकी नजरें धीरे धीरे लिन फैन की तरफ मुड़ने लगी। एक लड़का गुस्से में बोला, लिन फैन, तुमने तो कहा था तुम बहुत अमीर हो, अब जल्दी बिल भरो। दूसरा चिल्लाया, तुम खुद को रिच सेकंड जनरेशन कहते थे, इतने से पैसे भी नहीं दे सकते। हम सब तुम्हारी बातों में आकर यहां आए। अब हमारा क्या होगा? कुछ ही मिनटों में जो लोग उसे अपना हीरो मान रहे थे, वही लोग अब उसे घेर कर जवाब मांग रहे थे। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जब तक जेब भरी रहती है, लोग साथ चलते हैं। जेब खाली होते ही सबसे पहले भीड़ ही मुड़ जाती है। लिन फैन चारों तरफ से घिर चुका था। उसके माथे की नसें साफ उभर आई थी। अचानक उसने जेब में हाथ डाला और एक दूसरा बैंक कार्ड निकालकर टेबल पर पटक दिया। इस कार्ड में 10 मिलियन युआन है। मैं सिर्फ अपना बिल भरूंगा। बाकी लोगों के कर्ज से मेरा कोई लेना देना नहीं। यह सुनते ही लियू रुयान की आंखें फैल गई। वह अविश्वास से उसे देखने लगी। अफैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सब साथ आए थे। लिन फैन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तो क्या हुआ? अब अपना अपना देखो।
अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाओ। बस यही एक वाक्य काफी था। पूरी क्लास फट पड़ी। कोई उसे एहसान फरामोश कह रहा था, कोई धोखेबाज, कोई झूठा। कुछ देर पहले तक जो लोग मेरे खिलाफ एकजुट थे, अब वही लोग आपस में लड़ रहे थे। सच कहूं, ये नजारा देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि लालच की दोस्ती पैसे खत्म होते ही खत्म हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, सिर्फ बेबसी थी। लू तियान, हम सब क्लासमेट्स हैं, एक बार हमारी मदद कर दो। तुमने इतने चिप्स जीत लिए हैं, बस हमारा बिल भर दो। आगे से हम अच्छे दोस्त रहेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। कोर्ट का वही कमरा, यही चेहरे, यही लोग जिन्होंने मेरी लाश ठंडी होने से पहले मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे दी थी। आज इन्हें दोस्ती याद आ रही थी। उस दिन इन्हें इंसाफ याद नहीं आया था। मैंने उनकी तरफ देखकर शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, सॉरी। मैंने बहुत पहले ही तुम लोगों को अपना दोस्त मानना छोड़ दिया था। मेरे जवाब ने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। उसी समय कैसीनो मैनेजर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। अगर आप सब अपना बकाया नहीं चुका सकते, तो कैसीनो रूल्स के मुताबिक हमें लीगल प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। वह कुछ पल रुका, फिर उसने एक एक स्टूडेंट की तरफ देखा और बोला, या फिर हर इंसान अपना एक हाथ यही छोड़कर जा सकता है। उसके शब्द पूरे हॉल में हथौड़े की तरह गूंजे। एक पल में हर चेहरे का रंग उड़ गया। कई स्टूडेंट्स के होंठ कांपने लगे। कुछ की टांगों ने जवाब दे दिया और वे सीधे फर्श पर बैठ गए। अभी तक जो लोग लाखों और करोड़ों के चिप से खेल रहे थे, अब उन्हें अपनी जान से प्यारा अपना एक हाथ लगने लगा। यही कैसीनो का असली चेहरा है। ये पहले तुम्हें जीतने का सपना दिखाता है और फिर हार की कीमत तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा वसूल करता है। सबसे पहले क्लास मॉनिटर जिया हाओ आगे बढ़ा और सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज रोने की वजह से कांप रही थी। लू तियान, प्लीज। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब लिन फैन का आइडिया था। उसी ने कहा था, तुम बहुत अमीर हो, अगर सब मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे तो आराम से फायदा उठा लेंगे। लियू रुयान भी घबराकर आगे आई। उसने जल्दी जल्दी कहा, हां, मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं। मैंने तो वही किया जो लिन फैन ने कहा। सारा प्लान उसी का था। वह खुद को इस मुसीबत से अलग करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच कहूं, इन लोगों को देखकर मुझे बिल्कुल दया नहीं आई, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने पिछली जिंदगी में मेरी मौत के बाद भी एक पल की शर्म महसूस नहीं की थी। आज जब मुसीबत खुद पर आई, तो दोस्ती, प्यार, क्लासमेट, सब एक मिनट में खत्म हो गया। लिन फैन ये सब देखकर गुस्से से कांपने लगा। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब एहसान फरामोश हो। आओचंग आने की जिद किसने की थी? कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ था? अब सारी गलती मेरी हो गई, लेकिन उसकी कोई भी बात अब किसी के काम नहीं आ रही थी। मैनेजर ने बिना किसी भावना के हाथ उठाया और अगले ही पल कई सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़ गए। उन्होंने पूरे ग्रुप को चारों तरफ से घेर लिया। मैनेजर ने ठंडी आवाज में कहा, अगर पेमेंट नहीं कर सकते तो कैसीनो रूल्स लागू होंगे। लिन फैन घबराकर पीछे हटने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाया, मुझे मत छुओ, मैं अपना बिल पहले ही भर चुका हूं। मैनेजर ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी। उसने अपनी जेब से एक प्लेइंग कार्ड निकाला, वही कार्ड जो कुछ देर पहले लिन फैन ने चुपके से डीलर के हाथ में सरकाया था।
पूरे हॉल की नजर उस कार्ड पर टिक गई। मैनेजर ने धीरे धीरे कहा, मिस्टर लिन, आपने सिर्फ अपना गैम्बलिंग डेट चुकाया है, लेकिन आपने मिस्टर लू का वीआईपी कार्ड बिना अधिकार के इस्तेमाल किया। उसका 500 मिलियन युआन डिपॉजिट अभी भी बाकी है, और उससे भी बड़ी बात, आपने गेम के दौरान चीट करने की कोशिश की, कैसीनो रूल्स के मुताबिक। उसकी सजा अलग है। इतना कहकर मैनेजर कुछ पल रुका, फिर उसकी आवाज और ठंडी हो गई। इसलिए आपको अपना एक हाथ यहीं छोड़ना होगा। यह सुनते ही लिन फैन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, आवाज गले में अटक गई। वह हकलाते हुए बोला, मुझे एक फोन कॉल करनी है। मैनेजर ने बिना कुछ कहे इशारा कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद कैसीनो के मेन गेट पर एक लक्जरी कार आकर रुकी। उसमें से जल्दी जल्दी एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसका सूट धूल से भरा हुआ था, जैसे वो बिना रुके सीधे यहां तक आया हो। यह था लिन फैन का पिता, लिन जियांगो। वो तेज कदमों से हॉल के अंदर आया और बिना एक शब्द बोले सीधे लिन फैन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे हॉल में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। तुम निकम्मे, तुझे अंदाजा भी है तूने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। लिन फैन पहली बार पूरी तरह चुप हो गया। उसने सिर तक नहीं उठाया। लिन जियांगो ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को जैसे तैसे दबाया। फिर मैनेजर की तरफ मुड़कर मजबूरी भरी मुस्कान के साथ बोला, बच्चा है, नादान है, अगर हो सके तो इस बार उसे माफ कर दीजिए। मैनेजर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बिना कुछ कहे लेजर आगे बढ़ा दिया। फिर शांत आवाज में बोला, मिस्टर लिन, आपके बेटे का गैम्बलिंग डेट, वीआईपी डिपॉजिट और बाकी चार्जेस मिलाकर कुल 1,480 मिलियन युआन बनते हैं। हां, उसने अभी 10 मिलियन युआन जमा किए थे। वह राशि इसमें से घटा दी गई है। अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आज की घटना को यहीं खत्म मान लिया जाएगा। लिन जियांगो ने कांपते हाथों से बिल उठाया। जैसे जैसे उसकी नजर नीचे जाती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाया और मुश्किल से खुद को संभाल पाया। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट चुकी थी। इतना ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? लिन जियांगुओ कांपती आवाज में बोले, इतने पैसे मैं अभी के अभी नहीं दे सकता। मैनेजर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, कोई बात नहीं, हम एसेट कोलैटरल भी स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही लिन जियांगुओ की आंखें बंद हो गई, जैसे कुछ ही सेकंड में वह कई साल बूढ़े हो गए हों। उन्होंने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर आखिरकार दांत भींचकर अपनी ही कंपनी को मॉर्गेज रखने का फैसला कर लिया। लेकिन इतनी बड़ी रकम के सामने वह भी काफी नहीं थी। बिल का एक बड़ा हिस्सा अब भी बाकी था। आखिर मजबूरी में उन्होंने एक एक करके बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फोन करना शुरू किया। कुछ ने अपने घर बेच दिए, कुछ ने अपनी कार्स बेच दी, कुछ रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते रहे, कुछ बैंक के चक्कर काटते रहे। हर परिवार अपने बच्चे का हाथ बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिर कई घर बर्बाद होने के बाद वह रकम किसी तरह पूरी हो सकी। एक रात की लालच ने दर्जनों परिवारों की कई सालों की मेहनत निगल ली। यही गैम्बलिंग की सबसे खतरनाक कीमत होती है। हार सिर्फ टेबल पर नहीं होती, पूरे घर हार जाते हैं। उस घटना के बाद वे सारे स्टूडेंट्स लगभग कंगाल हो चुके थे। उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, उनके परिवार, सब कुछ बिखर चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात गुस्से से भरे कई लोग सीधे लिन परिवार की विला पहुंच गए। उन्होंने पूरी विला को चारों तरफ से घेर लिया। लिन जियांगो बाहर आकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस वक्त वहां किसी के पास सुनने की समझ नहीं बची थी।
भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया, आग लगा दो। अगले ही पल लपटें आसमान तक उठने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी विला आग के समंदर में बदल चुकी थी। अंदर से लगातार चीखें आ रही थी। लिन फैन और उसका पिता दोनों आग में फंसे मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन इस बार कोई आगे नहीं आया। जिस तरह उन्होंने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की थी, आज उनकी अपनी दुनिया जल रही थी। मैं बहुत दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मेरे चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन अफसोस भी नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। कई बार बदला चिल्लाकर नहीं लिया जाता, बस वक्त को अपना काम करने दिया जाता है। अगले दिन लियू रुयान मुझसे मिलने आई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। चेहरे का मेकअप पूरी तरह बह चुका था। वह मेरे सामने आकर रोते हुए बोली, लू तियान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिस लियू, आज तुम पहली बार सच में इंसान लग रही हो। उस दिन से भी ज्यादा, जब तुमने मुझे लात मारकर मेरी पसलियां तुड़वाई थी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा पत्थर की तरह जम गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बिना पीछे देखे वहां से चल दिया। पीछे से उसकी चीखती हुई आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, लू तियान, तुम्हें इसका अंजाम जरूर मिलेगा। करीब 3 महीने बाद मैं सुबह न्यूज देख रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। न्यूज एंकर बता रहा था, लियू रुयान ने खुद को अमीर घर की सोशलाइट बताकर कई रिच सेकंड जनरेशन लड़कों से करोड़ों की ठगी की। लेकिन आखिरकार उसका पूरा फ्रॉड सामने आ गया। मैंने टीवी बंद किया, फिर खिड़की के बाहर फैली धूप की तरफ देखा। आखिरकार इस जिंदगी में हर इंसान को वही अंजाम मिला जिसका वह सच में हकदार था। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वो सिर्फ हिसाब बराबर करता है। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में मैंने सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं सीखा। पिता हमेशा दूर खड़े होकर मुझे देखते रहे। हर फैसले में, हर मुश्किल में उन्होंने मुझे गिरने भी दिया और संभलने का मौका भी दिया। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका इंतजार पूरे परिवार को था। फैमिली बिजनेस की ऑफिशियल हैंडओवर सेरेमनी। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। बिजनेस पार्टनर्स, मीडिया, कंपनी के डायरेक्टर्स, सबकी नजर स्टेज पर थी। पिता धीरे धीरे मेरी तरफ आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लू तियान, पिछले 3 सालों में तुमने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। अब मुझे समझ आ गया, उस दिन तुम्हारा फैसला गलत नहीं था। पहले अनुभव हासिल करना, फिर जिम्मेदारी उठाना, यही सही रास्ता था। मैंने उनकी तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुरा दिया। काश उन्हें पता होता, मैंने एक्सपीरियंस इन 3 सालों में नहीं, अपनी पिछली जिंदगी में हासिल किया था। लेकिन कुछ सच दिल के अंदर ही अच्छे लगते हैं। अगले ही पल उन्होंने परिवार की अथॉरिटी की निशानी, वह ऑफिशियल सील, मेरे हाथों में सौंप दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस आवाज में सिर्फ खुशी नहीं थी, एक नई शुरुआत की गूंज भी थी। सेरेमनी खत्म होने के बाद मेरा नया असिस्टेंट जल्दी से एक फाइल लेकर आया। उसने सम्मान से कहा, प्रेसिडेंट लू, यह हाल ही में एक्वायर किए गए लिन ग्रुप की बची हुई एसेट्स की पूरी लिस्ट है। मैंने आराम से फाइल खोली, कुछ पेजेस पलटे। हर पेज पर बीते हुए समय की एक याद छिपी हुई थी। वही नाम, वही कंपनी जिसके लिए कभी लोगों ने अपनी इंसानियत तक बेच दी थी।
असिस्टेंट ने धीरे से पूछा, सर, इन एसेट्स का क्या करना है? क्या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है? मैंने बिना दोबारा फाइल देखे उसे बंद कर दिया। फिर खिड़की के बाहर फैले ऊंचे बिल्डिंग्स की तरफ नजर डाली और शांत आवाज में कहा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। रूल्स के हिसाब से जो सही हो वही करो। असिस्टेंट ने सिर झुकाकर हाँ कहा और चुपचाप बाहर चला गया। मैं काफी देर तक खिड़की के सामने खड़ा रहा। 3 साल पहले लगी वह आग सिर्फ एक विला नहीं जलाई थी, उसने मेरे अंदर का गुस्सा भी राख कर दिया था। आज जब मैं सबसे ऊंचाई पर खड़ा होकर पीछे देखता हूं तो एहसास होता है, कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं होती, उन्हें पीछे छोड़ने के लिए होती है। नफरत इंसान को आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन उससे मिली सीख पूरी जिंदगी रास्ता दिखाती है। मैंने धीरे से खिड़की बंद की। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब मेरे पास दौलत भी थी, परिवार भी, सम्मान भी, और सबसे बड़ी बात, अब मेरे पास खोने के लिए डर नहीं था, क्योंकि मैंने सीख लिया था, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं होती, खुद को बदलने में होती है। और शायद यही मेरी दूसरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। समाप्त।